कौशिक को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि अगर पुलिस वाले सच में किसी केस को सुलझाना चाहे, यानी अगर उनका ज़मीर खुद से कह देगी नहीं इस केस को सुलझाना है और मेहनत करनी चाहिए, तो कातिल चाहे सातवें पाताल में छुपा हो, पुलिस वाले उसे ढूंढ के निकालते हैं। कोई सबूत भी ना हो, कोई सुराग भी ना हो, फिर भी अगर पुलिस वाले पूछें तो लाश खुद बताती है कि कातिल कौन है या फिर मैं कौन हूँ। लेकिन हाँ, कोई ढंग से पूछने वाला हो, कोई ढंग से तफ्तीश करने वाला हो, कोई ढंग से उस केस पे मेहनत करे, रिसर्च करे, तो फिर कातिल कहीं भी छुप जाए। हो सकता है थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए, लेकिन पुलिस वाले अपने पे आएँ और केस सॉल्व ना हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अब ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, ये आपको कहानी के माध्यम से पता चलेगा। और हो सकता है कि कई ऐसी कहानी आपने सुनी भी हो जहाँ पुलिस वाले हथियार डाल देते हैं, साल दर साल गुजर जाते हैं। किसी किसी केस में तो 25 साल 30 साल, यहाँ तक कि मामले की जो पैरवी करने वाला हो वो भी मर जाए। फिर भी पुलिस कोई नया आदमी, कोई नई शख्सियत, कोई नया चेहरा, चाहे कभी कभार एसपी आ जाते हैं या फिर किसी थाने का कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, तो फिर जब वो आते हैं तो आने के बाद उनको लगता है कि चलो एक बार हम कुछ अलग करके देखते हैं। उनके अंदर वो जुनून होता है तो फिर केस सुलझ जाता है। तो 25-25 30-30 साल बाद पुलिस जब अपने पे आई है तो केस सुलझा है। तो जब 25 साल 30 साल बाद सुलझाया जा सकता है तो फिर अगर तुरंत की घटना हो तब तो और आसान है। अब आते हैं आज की कहानी की बात। ये इतना जो मैंने माहौल बनाया, ये क्यों बनाया, अब आगे आपको बताता हूँ। बात इसी मई महीने की है, इसी साल 2024 के। एक एक्सप्रेस वे बना है लखनऊ से आगरा के लिए, काफ़ी मशहूर रहा अपने टाइम में, काफ़ी चर्चा, काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी इस एक्सप्रेस वे ने। अब आमतौर पे जब कोई हाईवे या फिर 6 लेन 4 लेन जो ज़मीन से ऊपर बनता है तो उसके बगल एक सर्विस लेन बनती है। अब सर्विस लेन का मतलब ऐसे समझिए कि अगर वो एक्सप्रेस वे ज़मीन से 15 फुट 10 फुट ऊपर है तो ज़मीन के लेवल पे एक सर्विस लेन बनती है। वो सर्विस लेन तमाम अंडरपास को कनेक्ट करेगी ताकि किसी को कहीं उतरना हो तो यहाँ से उतर के बाकी गांव में चला जाए, या फिर कुछ रिपेयरिंग करनी हो या फिर कोई और बात हो तो एक वैकल्पिक रास्ता भी यहाँ से दिया जा सके। तो जहाँ तक वो हाईवे या फिर जहाँ तक वो 6 लेन, जहाँ तक वो 4 लेन जाएगा, वहाँ तक वो सर्विस लेन भी जाता है। अब इस सर्विस लेन के कई उपयोग भी होते हैं। आमतौर पे कई लोग जो लोकल होते हैं, जिन्हें रास्तों का पता होता है, तो ट्रैफिक और टोल, इन दोनों तीनों चीज़ों से बचने के लिए लोकल लोग इस सर्विस लेन का सहारा भी लेते हैं। चूँकि ये सर्विस लेन कैमरे में आती भी नहीं, तो कहीं ना कहीं जो टोल है वो भी बच जाता है। तो इसी मई महीने की बात है, एक जगह है इसी यूपी में, हसनगंज, और इसी हसनगंज में एक गांव पड़ता है ताला सराय गांव। और इसी ताला सराय गांव के पास से जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे है वो निकला है। अब सुबह सुबह कुछ लोग इसी सर्विस लेन पर टहलने के लिए जाते हैं और जैसे ही जाते हैं वहाँ पे उन्हें 2 लाशें दिखती हैं। पहली लाश एक लड़की की थी, उम्र बमुश्किल 25 से 26 साल रही होगी, और दूसरी लाश एक 5 साल की बच्ची की थी। यानी देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटी हैं। अब जैसे ही लाश मिली, मिलने के बाद फ़ौरन हड़कंप मच गया। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी भागी भागी पहुंची। पहुंचने के बाद दोनों लाशों को देखा, अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे इलाके को अच्छे से तलाश किया कि कुछ सबूत, कोई सुराग हो तो मिटने ना पाए। ये तमाम चीज़ें करने के बाद जब वहाँ से कुछ ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम हुई, उसके बाद रिपोर्ट सामने आई, पता चला कि इन दोनों का कत्ल किया गया। तब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। अब जांच पड़ताल शुरू कर दी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो सर्विस लेन है ये आगरा से लेकर लखनऊ तक के तमाम रास्ते में आने वाले गांव को कवर करती है, और इसकी लेंथ भी उतनी लंबी है। तो कोई आगरा से चले और लखनऊ तक जाए तो सर्विस लेन के माध्यम से जा सकता है। बीच बीच में कभी कभार ब्रेक होता है, लेकिन जो लोकल है वो मदद कर देते हैं ऐसे लोगों की। तो फिर ये आदमी या फिर ये महिला या फिर ये बच्ची कौन है, ये पता कैसे चले? हो सकता है ये लखनऊ की हो सकता है ये आगरा की हो, या फिर कहीं और की हो।
या फिर इसी हसनगंज की लोकल हो। अब पुलिस वालों के पास कई सवाल, जवाब कुछ भी नहीं। लाश की अच्छे से तलाशी ली तो ना कोई मोबाइल फ़ोन, ना ही कोई डॉक्यूमेंट। फिर परेशान, अब पुलिस वाले करें तो करें क्या। बहरहाल पुलिस वालों ने लाशों की तस्वीर आसपास के तमाम इलाकों में भेजी और फिर आसपास के लोगों से कहा कि अगर आप जानते हो, पहचानते हो तो आइए और पुलिस की मदद कीजिए। तस्वीरें भेजी, लेकिन जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं, कोई जानने वाला, पहचानने वाला मिला नहीं। पुलिस वाले परेशान, अब करें क्या। लाश के पास जब तलाशी ली गई तो वहाँ पे कोई खास कागज़, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला। हाँ, एक पर्स थी और उस पर्स में कुछ पैसे थे, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। अब जो पैसे थे उससे तो पहचान हो नहीं सकती थी। अब पुलिस वालों ने जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई चीज़ मिली नहीं, तो उन्होंने कहा कि अब लाश और लाश के पास मिली चीज़ों से ही सवाल जवाब करते हैं। उसके बाद उन्होंने लाश और लाश के पास से मिली चीज़ों से सवाल जवाब करना शुरू किया। अब लाश से सवाल जवाब करने का मतलब कि उसकी उम्र क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज, अब कपड़े के हिसाब से किस तरह की फैमिली से बिलोंग करती होगी, बच्चों के कपड़े कैसे हैं, यानी जो बिटिया मिली थी, जिसकी लाश मिली थी, उसके कपड़े कैसे हैं। इन तमाम चीज़ों को चेक किया और साथ ही जब उस पर्स को, जिस पर्स में पैसे मिले थे, उसको चेक किया तो पर्स पे एक नाम लिखा था और ये नाम था सुनील कुमार ज्वेलर्स, और उस पर एक एड्रेस लिखा था और ये एड्रेस था हरदोई के लखनऊ रोड पे एक जगह लगता है मन्नापुरवा, वहाँ का। पुलिस वालों के पास एक पर्स था जिस पे एक सुनार का नाम लिखा था। अब आमतौर पे आप किसी भी सुनार के यहाँ से कोई भी शॉपिंग करें तो अपना एक कैरी बैग, एक पर्स वो देता ही है। अब उसके पास दिन भर में सैकड़ों लोग आते जाते होंगे, ठीक ठाक अगर दुकान है तो। अब सबूत के नाम पे यही एक पर्स था, अगर कोई मदद कर सकता था तो वो सुनार कर सकता था। पुलिस वाले अब जाते हैं उस सुनार के पास और उसको वो पर्स दिखाते हैं और दिखाने के बाद पूछते हैं कि एक बात बताइए, आप दिन भर में कितने लोगों को ऐसी पर्स देते हैं। उस सुनार ने कहा कि ठीक ठाक दुकान है तो कम से कम 10-20 लोगों को तो दे ही देते हैं, 10-20 लोगों को कुछ ना कुछ सामान बेच देते हैं। अब पुलिस वालों ने कहा कि अगर हम कुछ तस्वीरें दिखाएं तो आप पहचान कर सकते हैं। सुनार ने कहा कि अच्छा एक काम कीजिए, अगर हाल फिलहाल में दिया होगा तो दिखाइए तो हम पहचान कर देंगे, बाकी तो मुश्किल है। उसके बाद पुलिस वालों ने उस महिला की लाश की जो तस्वीर थी इस सुनार को दिखाई, यानी सुनील को। अब जैसे सुनील को दिखाया तो सुनील ने कहा कि हाँ, ये तो भी कुछ दिन पहले ही आई थी और ये सामान मुझसे खरीद के गई है। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आप इसको जानते हैं, तो सुनार ने कहा कि नहीं, जानता तो नहीं हूँ और इससे पहले ये कभी दुकान पे आई भी नहीं, लेकिन हाँ एक मदद कर सकता हूँ। मैं जितने भी कस्टमर को अपना कोई सामान बेचता हूँ उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लेता हूँ, ताकि कभी कोई बात हो और हमें कांटेक्ट करना हो, कोई ऑफ़र ही चल रहा हो तो हम फ़ोन कर सकें। अब पुलिस वालों ने पहली बार कुछ एविडेंस पाया और एविडेंस एक नंबर था। फ़ौरन पुलिस वालों ने सुनार से नंबर लिया। लेने के बाद अब उस नंबर के सहारे जांच पड़ताल शुरू की। उस लड़की के नंबर को जब चेक किया गया तब पता चला कि इस लड़की का नाम रोशनी है और इस बच्ची का नाम दिव्या है और दोनों माँ बेटी हैं और दोनों उत्तर प्रदेश के इसी हरदोई के रहने वाले हैं। और इस महिला की जो शादी हुई थी वो किसी छोटू तिवारी नाम की आदमी से हुई थी। अब पहली बार एक एड्रेस मिला, मिलने के बाद पुलिस वालों को लगा कि चलो केस सुलझ गया। अब केस सुलझ गया तो फिर कैसे, तो पुलिस वालों को लगा कि चलते हैं छोटू तिवारी के पास, उससे पूछताछ कर लेंगे, या तो वो शामिल होगा या फिर उसी के आसपास किसी ने कुछ किया होगा। मामला पानी की तरह साफ। पुलिस की एक टीम फ़ौरन छोटू तिवारी के पास जाती, उसको पूरा वाकया बताती, कहती कि तुम्हारी बिटिया और तुम्हारी बीवी की लाश मिली है। अब ये खबर जब पति बेचारा सुनता है, पहले तो बदहवाश, रोने लगा, कहा कि साहब लाश दिखा दीजिए। पुलिस वालों ने लाश दिखाई, उसके बाद छोटू तिवारी के हवाले वो लाश की गई। छोटू तिवारी ने पूरे रीति रिवाज के साथ बॉडी का अंतिम संस्कार किया, अपनी बिटिया का भी, अपनी पत्नी का भी। इसके बाद अब बारी शुरू होती है तफ्तीश और पूछताछ की, और पहले ही सवाल के साथ पुलिस वालों के जो चेहरे थे उतर जाते हैं। दरअसल जैसे ही पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट है या फिर आप कुछ कहना चाहेंगे, किसी के खिलाफ कोई FIR, फ़ौरन छोटू तिवारी और आसपास के तमाम लोग एक लाइन बोलते हैं
कि साहब हम लोग किस पे FIR करवाएं, ये महिला तो कई सालों से हमारे साथ रह ही नहीं रही है और कायदे से जब से शादी हुई है, उसके बाद जब से बच्ची हुई है, तब से ही मियाँ बीवी के बीच झगड़ा चल रहा है। और जो रोशनी है अपनी बिटिया के साथ तो लखनऊ में रहती है, हम दोनों का कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अब पुलिस वाले जिस उम्मीद के साथ आए थे कि चलो एक जानकारी मिली है, कुछ क्लू मिला है, वहाँ से मामला सुलझ सकता है, अब यहाँ तो मामला फिर उलझ गया, क्योंकि जहाँ का एड्रेस था वहाँ पे ये रहती ही नहीं थी। अब पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा लखनऊ में भैया कहाँ रहती थी, वही बता दीजिए। इसके बाद पति ने बताया एड्रेस, कहा कि लखनऊ में एक जगह है पारा स्ट्रेट लॉन, वहाँ पे वो रहा करती थी और कई सालों से वहाँ रहा करती थी, तो अगर कोई सबूत कोई सुराग मिलेगा तो वहीं से मिलेगा। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है। उसके बाद पुलिस वालों ने 2 काम किया। पहला, चूँकि ये महिला अपने पति से अलग रहती थी, तो फिर जाहिर सी बात है इस उम्र के पड़ाव में वो किसी के संपर्क में ज़रूर रही होगी। और दूसरा, जहाँ वो रहती थी वहाँ के लोग इसके बारे में क्या सोचते थे। अब पुलिस की 4 टीमें बनी थी, 2 टीमें इन 2 अलग अलग कामों पे लगती हैं। इस महिला की कॉल डिटेल जब निकाली जाती है तो कॉल डिटेल में एक ऐसा नाम था, एक ऐसा नंबर था जिससे इस महिला की खूब सारी बातें होती थी, और ये नाम था मोनू मौर्य का, जो एक भट्ठे का मालिक था। और साथ ही जब आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तब एक खबर ये पता चली कि मोनू और ये महिला यानी रोशनी दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और लगभग 500 मीटर की दूरी पे घर था, तो अक्सर मिलना जुलना लगा रहता, आसपास के लोग भी देख रहे थे। तब पुलिस वाले जब इस बारे में जानते हैं तो उन्हें लगा कि चलो इस बारे में भी थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें। तो उन्होंने फिर पता करना शुरू किया और कॉल डिटेल जब अच्छे से चेक की तो पता चला कि लास्ट कॉल जो है वो मोनू के ही फ़ोन से की गई है। अब पुलिस वालों ने कहा कि चलो मोनू से पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस वाले मोनू को उठाते हैं और उठाने के बाद पूछताछ करते हैं। अब जैसे ही मोनू से पूछताछ शुरू हुई, शुरुआत में तो मोनू ने कहा कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंत में उसने कहा कि हाँ, मैं उससे प्यार करता था और हम दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन और रिलेशनशिप में थे। अब ये शब्द जब पुलिस वाले सुनते हैं फिर पूछते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर इतना ही सब कुछ सही था तो तुमने क्यों मारा। अब ये लाइन जैसे ही मोनू सुनता है तो कहता है साहब मैंने मारा, मैंने कब उसे मारा। अब पुलिस वाले कहते ये क्या बात हुई। शुरुआत में पुलिस वालों को लगा कि शायद मोनू झूठ बोल रहा, लेकिन जब अच्छे से उसे टटोला, अच्छे से उससे पूछताछ करी, चाहे घुमा के चाहे जैसे, हर सवाल के एवज में बस वही जवाब कि नहीं साहब मैंने कुछ किया ही नहीं, आप चाहे जो टेस्ट करवा लो। अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी लगने लगा कि मोनू अगर झूठ बोलता तो अब तक कहीं ना कहीं तो फंसता, कहीं ना कहीं तो टूटता, लेकिन ना ही वो कहीं फंस रहा है ना ही कहीं टूट रहा है, तो ये कैसे है। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा अगर तुमने फ़ोन नहीं किया तो फिर तुम्हारे फ़ोन से फ़ोन गया कैसे। अब जैसे ही उसने फ़ोन देखा उसने कहा कि साहब ये फ़ोन भी मैंने नहीं किया। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुमने नहीं किया तो किसने किया। तब उसने अपने दिमाग पे जोर दिया और कहा कि उस टाइम तो मैं घर पे था और जिस टाइम ये फ़ोन गया है उस टाइम मैं नहा रहा था और मेरा जो फ़ोन था वो बेडरूम में पड़ा हुआ था। अब ये लाइन जैसे ही पुलिस वालों ने सुनी तो फिर पूछा कि बेडरूम में कौन हो सकता है। तब उसने कहा कि मेरी बीवी हो सकती है। अब बीवी का नाम जैसे आया पुलिस वालों ने कुछ दिमाग लगाया और कहा कि अब हमें तुम्हारी बीवी से पूछताछ करनी है। इसके बाद पुलिस की टीम मोनू मौर्य की जो बीवी थी ज्योति मौर्य, उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में ज्योति ने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन शुरुआत से ही ज्योति के लहजे में लड़खड़ाहट, जबान उखड़ी उखड़ी, कहीं ना कहीं पुलिस को डाउट हुआ। तब उसने शक्ति से पूछताछ की और जब उसने शक्ति से पूछताछ की तो चूंकि जो ज्योति थी कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो थी नहीं, तो फिर टूटती है और टूटने के बाद कहती है कि हाँ मैंने ही मारा है। तो फिर सवाल ये उठा कि अगर तुमने मारा तो लाश इतनी दूर तक कैसे ठिकाने लगा दी, और तुम दोनों महिला हो तो एक महिला और एक बच्ची को कैसे मार दिया। तब उसने कुछ और नाम लिए, जैसे एक नाम था निरंकार और साथ ही एक और नाम था कल्लू, एक और नाम था प्रिंस और 2 और लोग थे। तो टोटल ये 5-6 लोग मिलके कत्ल करते हैं। तो कैसे और क्यों, तो इसका जवाब सुनिए। दरअसल जब से इस महिला यानी रोशनी का तलाक वाला जीवन चल रहा था, तलाक तो हुआ नहीं था लेकिन अलग रह रहे थे, तो लखनऊ में आने के दौरान इसकी नज़दीकियाँ मोनू मौर्य से हो जाती है। मोनू मौर्य से नज़दीकी हुई, देखते देखते दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ गए।
अब कोई भी महिला होगी, अगर उसका पति किसी और के साथ संबंध में है या फिर किसी और से प्यार कर रहा तो उसे बर्दाश्त तो होगा नहीं। सेम स्थिति इसके साथ भी थी। ज्योति कुछ दिन तक समझाती है अपने पति को, कहती है कि ये चीज़ें गलत हैं। पति मानता नहीं, ये परेशान होती है और जितने परेशान होती है उतनी ही नफ़रत, उतना ही गुस्सा इसको रोशनी के प्रति भरता है। क्या करे क्या करे। तब इसने पहले अपने नौकर से बात की। 2 नौकर थे, एक का नाम कल्लू, एक का नाम प्रिंस। दोनों को अपने भरोसे में लिया और कहा कि मेरी मदद करो। नौकर भी वफादार थे, पैसे का भी लालच था। दोनों कहते कि ठीक मालकिन। इसके बाद अपने ड्राइवर को भी शामिल किया जिसका नाम निरंकार था और कहा कि तुम मेरी मदद करो। उसने कहा कि ठीक है। फिर 2 और लोग शामिल होते हैं। तो 3 नौकर ड्राइवर समेत और 2 और 5 और एक खुद ज्योति, 6 लोग। अब 6 लोग तैयार। सामने एक 23 साल की लड़की, उसको मारना था, लेकिन मारना ऐसे था कि किसी को डाउट भी ना हो। तो फिर एक प्लान बना। जैसे ही ये नहाने जाता है, मोनू के फ़ोन से ये फ़ोन करती है और कहती है कि सुनो, रोशनी से मोनू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और वो काफ़ी परेशान है, तुमसे बात करना चाह रहा, इसलिए तुम जल्दी से बाहर निकलो, हम तुमको लेने आ रहे हैं। ये लाइन जैसे ही रोशनी सुनती है, वो भी प्यार में थी, एकदम परेशान। फ़ौरन रोशनी आनंद फानन में अपनी बेटी समेत तैयार होती है। कार से ड्राइवर जाता है इन सबको बैठा के। रोशनी और उसकी बेटी दिव्या को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद अब कार में तमाम लोग उस सर्विस लेन पे बढ़ते हैं। चूँकि इन्हें पता था कि अगर हम मेन रोड से जाएंगे तो टोल नाका पड़ेगा, उसमें हम कैद हो जाएंगे, इसलिए सर्विस लेन से थोड़ी दूर तक आते हैं। उसके बाद फिर ये तमाम लोग मिल के पहले तो रोशनी को मारते हैं। अब जब रोशनी को मार दिया तो फिर 5 साल की बच्ची दिव्या, सबूत ये हुआ कि इसको भी मिटा दूँ। इसके बाद दिव्या को भी मार देते हैं और मारने के बाद उसी सर्विस रोड से आगे बढ़ते जाते हैं और अंत में हसनगंज में इसी ताला सराय गाँव में जाके उस लाश को फेंक देते हैं। तो आप सोच के देखिए कि एक महिला किस हिसाब से दिमाग लगाती है कि पति वॉशरूम में है, इसी दौरान ड्राइवर नौकर इन सबको लेके निकल जाती है, कत्ल करती है और कुछ घंटों में वापस आ जाती है। और यहीं आप पुलिस की काबिलियत देखिए कि ना कोई कैमरा था, ना कोई पड़ताल करने वाला था, शायद कोई पूछता भी नहीं। लेकिन जब पुलिस अपने पे आई तो पहले एक पर्स, उस पर एक नाम, फिर वहाँ से एक नंबर, वहाँ से फिर हरदोई से एक एड्रेस, वहाँ से फिर एक कॉल डिटेल के बाद एक आदमी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद डाउट बीवी पे किया, फिर उससे पूछताछ हुई, तब ये पूरी गुत्थी सुलझी। और ये तमाम कार्यक्रम महज 3 दिन में हुआ, क्योंकि जो लाश मिली थी ये 6 तारीख को मिली थी और आज जो तारीख है 11 है और 6 को लाश मिली। 7 तक पोस्टमार्टम वगैरह तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद बॉडी की शिनाख्त हुई और अंत में ये तमाम चीज़ें हुई। तो आप सोच के देखिए कि 3 दिन में पुलिस वाले अगर काम करें तो कितना कर जाते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।